Hello, this is the new lecture for the first chapter of physics of class 10। सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे कि चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज के यूनिट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके यूनिट, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास के अंदर समझने की कोशिश की। अब सेकंड है आपके पास, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ बेसिकली है क्या? तो कहता है दो टर्म्स हैं आपके इस चैप्टर में, एक है पोटेंशियल और दूसरा है करंट। तो ओम्स लॉ बेसिकली अपने पास एक रिलेशनशिप है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास करंट की वैल्यू भी होगी। यानी कहने का मतलब है कि V जो होगा आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। V क्या है आपके पास? तो पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है आपके पास? तो करंट। तो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा करंट जो है वहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो यही एक रिलेशनशिप होता है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है अपने को कि ओम्स लॉ किस चीज़ का रिलेशनशिप है, तो बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि जब भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है तो कोई भी वायर में जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो उसी पे आपका ओम्स लॉ बेस्ड होता है। अब कहता है कि यहाँ पे ओम्स लॉ क्या बताया कि जो V है और जो करंट है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन आप हटाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, और इस बार जो आपका कांस्टेंट है वो है आपके पास R। तो कहता है R क्या है आपके पास? तो रेसिस्टेंस होता है। और अगर हम लोग V = I R समझते हैं तो R आपके पास क्या हो जाएगा? तो V/I, यानी कि R जो रेसिस्टेंस है वो एक रेशियो होती है किसके बीच में? तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज टर्म्ड एज द रेसिस्टेंस। तो I = V/R हो जाएगा आपके पास, और we infer from this I = V/R that I is the current which is directly proportional to the potential difference. As V increases the potential difference, the value of current will also increase. But on the other hand, we have current is inversely proportional to the resistance. यानी कि if we increase the resistance, the value of current decreases. यानी करंट क्या है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस की, कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट की वैल्यू तो इंक्रीज़ होगी ही होगी, लेकिन अगर आपने रेसिस्टेंस बढ़ाया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वही कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने डबल किया करंट भी डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने हाफ़ किया तो करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ़। और रेसिस्टेंस अगर आपने डबल कर दिया तो करंट की वैल्यू हाफ़ हो जाएगी, और रेसिस्टेंस अगर आपने हाफ़ कर दिया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल। अब आता है रेसिस्टेंस होता क्या है। तो रेसिस्टेंस बेसिकली किसी भी कंडक्टर या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो आपके करंट के फ्लो को अपोज करता है। कि किसी भी वायर के अंदर अगर आपका रेसिस्टेंस है तो उसका मतलब है कि वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा है।
तो रेसिस्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉन एज द रेसिस्टेंस। कि रास्ते में जो आपका अवरोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। डिनोट भी इसको करते हैं इसी तरीके से हम लोग। तो ये होता है आपका रेसिस्टेंस का सिंबल। अब हम लोगों ने ओम्स लॉ में V = IR पढ़ा था, तो R की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, V/I। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अब यहाँ पे चूँकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है। पहली क्या है तो लेंथ, दूसरा क्या है थिकनेस, तीसरा क्या है नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा क्या है तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ऐसा यूनिट क्या होगा आपके पास, तो ओम होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये जो है ओमेगा क्या है, इसका सिंबल है जो अपने को ध्यान में रखना है। फिर आता है अगर हम लोग बात करें कि अगर अपने पास V = IR है और R = V/I है, और V की यूनिट होती है आपके पास वोल्ट और I की यूनिट होती है आपके पास एम्पियर, तो अपने पास जो रेसिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम। अब जिसको ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं, और जब 1 ओम को डिफ़ाइन करने की बात आएगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो, 1 वोल्ट का, करंट कितना फ्लो करे तो 1 एम्पियर। ठीक है, तब जो रेसिस्टेंस किसी सर्किट के अंदर होगा उसी सर्किट का रेसिस्टेंस 1 ओम होता है। तो 1 ओम बेसिकली क्या है, तो एक रेसिस्टेंस जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट का, और जब करंट कितना फ्लो करे वहाँ से तो 1 एम्पियर, तो उसी को हम लोग 1 ओम कहते हैं। अब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी वैल्यू ऑफ करंट जो है आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब आपके पास सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कंडक्टर। अब कंडक्टर होता क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को आपका फ्लो करने दे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यानी अगर यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, और आपने एक कंडक्टर लिया और उसको कनेक्ट कर दिया, मतलब कि वहाँ पे रेसिस्टेंस आपका क्या है, बिल्कुल कम है। क्योंकि अगर रेसिस्टेंस हाई होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कहता है कि कोई भी गुड कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम। अब कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं खुद से। सबसे बढ़िया कंडक्टर है आपका सिल्वर, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाएगा। कॉपर और एल्युमिनियम भी अच्छे कंडक्टर्स के रूप में आते हैं। रेसिस्टर्स क्या होता है, जिसकी हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगी वैसे सब्सटेंस को हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। जैसे एलॉयज़ भी होते हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। रेसिस्टर्स करता क्या है, तो करंट के वैल्यू को कम कर देगा। तो इंसुलेटर्स क्या होंगे, जो बिल्कुल भी करंट को पास होने नहीं देते हैं, यानी जिसकी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होती है उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये सब किसके अंदर आएगा, तो इंसुलेटर में। अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेसिस्टेंस जो आपके पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो जब दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो आता है आपके पास R = ρl/A की प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, R = ρl/A। यानी कि रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि अगर लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, कि अगर एरिया की वैल्यू बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है एरिया अगर आपने डबल कर दिया, रेसिस्टेंस की वैल्यू आधी हो जाएगी।
एरिया आधा कर दिए तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। उसके अलावा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, नेचर की जगह पे टेम्परेचर लिख लीजिएगा। तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि मेटल आपके पास गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स हैं, एलॉय की रेसिस्टेंस हाई होती है, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो जो है, सॉरी ठीक था वो टेम्परेचर ही है। प्योर रेसिस्टेंस अगर आपके पास है तो वो आपका इंक्रीज़ करेगा ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, जबकि अगर एलॉय है तो आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके रेसिस्टेंस के ऊपर कोई भी वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है। कुछ होमवर्क्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए। व्हाट इज़ ओम्स लॉ, व्हाट इज़ रेसिस्टेंस, इट्स यूनिट, डिफाइनेशन ऑफ यूनिट, कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस डिपेंड्स, अगर रेसिस्टेंस लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कौन सा बेस्ड कंडक्टर है यानी कि सिल्वर, और रेसिस्टर्स क्या होते हैं तो जिनके आपकी रेसिस्टेंस जो है आप यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर ताकि करंट की वैल्यू को लिमिट किया जा सके। और टेम्परेचर जो है आपका फैक्टर्स कैसे होता है, तो हर एक चीज़ें याद कर लीजिएगा। थैंक यू।